गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। दिखने लग गया क्या मैं? अब दिख रहा हूं, बिल्कुल दिख रहा हूं। हाँ जी, टेस्ट हो गया। जल्दी से जल्दी अपने मार्क्स भी लिखते जाओ। दो तरह के मार्क्स लिखो यार, कोशिश करो ज्यादा डिटेल। टोटल मार्क्स और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स। टोटल मार्क्स और फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे। दुर्वा 195 प्रथमेश। द्रव्य 137। अचिंत्य 154। प्रथमेश का हो गया। प्रियम 260। अर्नब 249 थे शायद। 235 किसी का। यार क्या नाम देखता हूं तो कमेंट आगे बढ़ जाता है। रिजल्ट कब मिलेगा? अपने स्कोर तो मिल ही गए तुम्हें, बाकी भी मिल जाएगा, देखते हैं। रिजल्ट कौन सा? तुम्हारा रिजल्ट तो मिल ही गया बेटा। रिजल्ट अभी तक नहीं आया, प्रियांशु कह रहा है। बच्चे तो सारे मार्क्स बता रहे हैं यार। डी 235, 88, 234। एक मार्क्स मत लिखो, दो लिखो बेटा, दो। 191। फिजिकल केमिस्ट्री 15। रैंक कब मिलेगी? पुलकित। अच्छा बेटा। प्रकाश कितना प्रकाश कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जिनका क्या करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 195, 226, 168। फिजिकल फिजिकल के भी बताते जाओ बेटा। ऋषभ जैसे ही टेस्ट दोगे तुम्हारा मार्क्स तुम्हें दिखने लगेंगे। बिल्कुल दिखेंगे बेटा। एप्लीकेशंस को यूज करने का थोड़ा तरीका सीख लो, सब मिलेगा। मार्क्स सबके दिख रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को के मार्क्स मेरे सामने हैं। 92 इन केमिस्ट्री। फिर भी जो भी अपने इश्यूज है वो लिखते रहो। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। टू 210 केमिस्ट्री में 86। टोटल 170 केमिस्ट्री में 70। रैंक नहीं मिली है, चलो आपको अपना स्कोर पता चल गया, रैंक जो है वो अभी नहीं मिली है। देखते हैं वो रैंक का क्या रहेगा, वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा अब ये बताओ, कुछ स्टूडेंट्स को अपना स्कोर मुझे लग रहा है पता ही नहीं चला। 195 का स्कोर अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर है क्योंकि पेपर का लेवल जो होता है थोड़ा यहाँ पर जेई मेंस का जो पेपर आता है उससे ऊपर ही रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। 234। अभी देखो, बहुत इनिशियल पेपर से ज़्यादा कुछ मत सोचो। अभी ये मत सोचो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। रादर ये देखो कि यार और कौन सी गलतियां हमने की है और कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते थे। आपका पोटेंशियल कितना था।
जब आप पेपर दे रहे थे तो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए क्या वो सही हो सकते थे, क्या क्या सिली मिस्टेक्स की, या कोई फॉर्मूला आप वहां जाके भूल गए, ऐसा लग रहा था सर ये आता तो था लेकिन वहां जाके मैं भूल गया। तो आपका पोटेंशियल कितना था। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि घर पर आकर वापस से देखिए कि और कितना आप स्कोर कर सकते थे, उस पेपर में कितना आप स्कोर कर सकते थे। इसे हम कहते हैं आपके पोटेंशियल मार्क्स। एक तो जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, दूसरा आप कितना कर सकते थे, आपको कितना लगता है कि यार इस पेपर में मैं ये और कर सकता था। तो पहले तो उस पोटेंशियल मार्क को अचीव करने की कोशिश करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो कि आप कितने मार्क्स ला सकते थे, रादर देन ये सोचें कि कितने मार्क्स अच्छे हैं। देखिए एक पेपर के अंदर जेई की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 300 में से 300 भी लाते हैं, 270, 280, 290 भी लाते हैं। आप सीधा सीधा ये कह सकते हो, अगर मैं इसकी बात करूं जेई मेंस की जो रैंक आती है 210 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो उसमें 10,000 के आसपास रैंक आती है। देखो तो आप उससे रिलेट कर लो। अब 10,000 के आसपास रैंक चाहिए तो 200 मार्क्स अच्छे हैं। 10,000 से और अच्छी रैंक चाहिए तो आपको मार्क्स 210 से भी ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो जेई मेंस में आप उससे रिलेट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा मानना है अभी हम ये बात ना करें। बातें देखो बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, सारी बातें करेंगे, बट अभी जो पॉइंट है वो ये है कि आप कितने मार्क्स और ला सकते थे। आपके क्वेश्चंस जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, आपने कहां गड़बड़ की पढ़ने में, क्यों आपको फॉर्मूले याद नहीं थे, ये पहले देखो। फिर सोचो कि अच्छा अच्छा स्कोर क्या है, बेकार स्कोर क्या है। ये लगना चाहिए यार ये क्वेश्चन भी और कर सकता था, ये भी कर सकता था, ढंग से पढ़ता तो ये भी कर सकता था। ये सारी बातें पहले सोचने लायक है। ये तो हुआ पहली। दूसरा, अब आपको क्या करना है, अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे। आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है, जैसा शायद पहले भी कहा गया है। एक अलग से रजिस्टर बनाओ, टेस्ट का रजिस्टर। उसमें क्या करना है, एक ही पेपर, एक ही रजिस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब होना चाहिए। एक ही रजिस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा गलत है। रिजल्ट नहीं मिला, नहीं मिला रिजल्ट। यार ये मैं देखता हूं, देखें। चलिए चेक करके देखता हूं, बाकी स्टूडेंट्स को तो मिला है, तो क्या इश्यूज है। बार बार मत लिखो, एक ही कमेंट को बार बार मत लिखो। एक तो आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट या फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में 3 पार्ट होंगे, पीसी, ओसी और आईयूसी। ठीक है। करना क्या है यहां पर आपको, कॉलम्स क्या बनाने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, 2 तरह की कैटेगरी होती है। जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें एक तो सिंगल चॉइस होते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है न्यूमेरिकल। अटेम्प्टेड कितने आपने अटेम्प्ट किए, यहां पर टोटल क्वेश्चन लिख दो पर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 20, और न्यूमेरिकल हमें करने होते हैं 5। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो यहां लिख दिए। फिजिक्स में कितने आपने अटेम्प्ट किए, 20 में से लिख सकते हो 15, 17, जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन यहां पर लिखो। उसमें से गलत कितने हुए वो आपको लिखना है। न्यूमेरिकल में भी आपने कितने अटेम्प्ट किए, गलत कितने हुए वो आपको लिखना है। और फाइनली स्कोर यानी मार्क्स,
फाइनली मार्क्स आपको यहां पर लिखने हैं। ये देख लो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में होती है कुछ में नहीं होती है, तो खैर यहां पर तो है। तो अटेम्प्टेड रॉन्ग, उससे ये भी पता चल जाएगा अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए 15 अटेम्प्ट किए तो कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो भी पता चल जाएगा। अटेम्प्ट जो किए उसमें से कितने गलत है और मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग भी काउंट करके वो लिखोगे, टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में भी 3 कॉलम बन जाएंगे। फिजिकल का अलग, ओसी का अलग, आईओसी का अलग। उसके बाद एक को ये सब लिखने के बाद, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, फिजिक्स में टोटल मार्क्स, फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने आए, मैथ्स में कितने आए, दोनों सेक्शंस को मिला के, पीसी में कितने आए, ओसी में कितने आए और आईओसी में कितने आए, टोटल मार्क्स जो भी आए और नेगेटिव कितने हुए वो भी लिखो। नेगेटिव कितने हुए वो भी आपको लिखने हैं। तो यहां से ये पता चल जाएगा ये आपके टोटल मार्क्स आ गए, उसमें से नेगेटिव और इतने नेगेटिव भी आपने किए वो भी आपको पता चलेगा। तो एक तो ये एनालिसिस पहले पेज पर होना चाहिए। देन पहले पेज पर ये एनालिसिस हो गया आपका, समझ गए, हर एक सब्जेक्ट में लिख लिया टोटल मार्क्स कितने हो गए, फिजिक्स में कितने टोटल मार्क्स, नेगेटिव कितने हुए। उसके बाद अब आपको वापस से आना है, जैसे मैथ्स या फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए या जो आपने छोड़ दिए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका गलत हो गया था, रॉन्ग, उसका सॉल्यूशन लिखो और सोचो कि एग्जाम में आपने क्या गलती की थी वो भी यहां पर लिखो। एक तो उसका करेक्ट सॉल्यूशन लिखो और एग्जाम में क्या गलती की थी वो भी लिखो कि एग्जाम में आपने जो गलती की थी उसको हाईलाइट करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, अनअटेम्प्टेड, तो उसको भी सॉल्व करो। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए उन सब के सॉल्यूशन वहां पर लिखो। फिजिक्स में भी लिखना है, केमिस्ट्री में भी लिखना है, मैथ्स में भी लिखना है। देखो यार ऐप पर मैं नहीं गया हूं तो रिजल्ट एक्सेस कैसे करना है, कुछ स्टूडेंट्स रिजल्ट बता रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऐप पर देखो पता चल जाएगा। ऐप पर देखो पता चल जाएगा। बाकी रैंक का अलग इश्यू है, रैंक अभी आपको नहीं मिलेगी, अभी आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, अभी आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। तो हर एक गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन लिखो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो क्वेश्चन नंबर, पेपर को संभाल के रखना, पेपर को मत फेंकना, कौन सा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी वो क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और देखो कि क्यों गलत हुआ है, ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, अब आपको आता है या नहीं आता है, या इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जहां टेस्ट जिनका रिजल्ट नहीं आया उन्होंने 1 to 4 वाला टेस्ट नहीं दिया, देखते हैं, देखा जो सही हो गए उनका सॉल्यूशन नहीं लिखना यार, वो तो हो गए। जो क्वेश्चन आपके सही हो गए उसका नहीं, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। अच्छा पेपर का देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। सॉल्यूशन पेपर अपलोड करवा दें, ओके। चलिए जो भी इश्यूज है वो मैं नोट कर लेता हूं। पेपर चाहिए आप लोगों को, रैंक चाहिए, कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उनका एक प्रॉब्लम है, तो रिजल्ट्स की एक प्रॉब्लम है, पेपर चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए और बाकी एनालिसिस आपको करना, रैंक है ना, ये कुछ इश्यूज है। पेपर के साथ सॉल्यूशन भी चाहिए। देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वैसे हम यहाँ पर डिस्कस तो कर ही रहे हैं, बट ये एनालिसिस आपको करना है। अब चलो फिजिकल में आते हैं। बहुत बेसिक पेपर था क्योंकि बेसिक चैप्टर है, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनाए जा सकते। तो यहां पर पूछा जा रहा है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, विच इन H2SO4 विच कंटेन्स 12.8 ग्राम सल्फर। सल्फर इतनी है, तो बताओ हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे। तो यहां पर कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर जितने हैं उतने ही मोल्स H2SO4 के भी होंगे, उतने ही मोल्स H2SO4 के भी होंगे। मोल्स ऑफ H2SO4, तो सल्फर के मोल्स कितने हैं हमारे पास, उसे H2SO4 के मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ H2SO4 बहुत आसान है वैसे तो, 12.8 डिवाइडेड बाय सल्फर के मोल्स निकाल रहा हूं, तो सल्फर के मोल्स के लिए 32। तो ये सल्फर के ये H2SO4 के मोल्स आ गए। इसके डबल मोल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके डबल 12.8 अपॉन 32 इंटू 2। इसको सॉल्व करना होगा, 0.8 आ रहा है शायद। हम थोड़ी लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। 1 किलोग्राम कॉमन सॉल्ट की कॉस्ट है 7 रुपीज। किलोग्राम में मोल्स निकाल लो, 1 किलोग्राम है तो 7 रुपीज, तो 1 किलोग्राम में कितने मोल्स है उससे कॉस्ट निकाल लो, हो जाएगा आराम से। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ शुगर विल बी मोर देन दैट ऑफ सॉल्ट। 1 मोल की कॉस्ट निकालनी है। ये 1 किलोग्राम यानी 1000 डिवाइडेड बाय 58.5 मोल्स, इसकी कॉस्ट है 7 रुपीज। और यहां पर 1000 डिवाइडेड बाय 342, इसकी कॉस्ट है 14 रुपीज। तो 1 मोल की कितनी होगी, वहां से 1 मोल की कितनी होगी, आसानी है नहीं। टेस्ट नहीं दिए थे, अब दे सकते हैं क्या, हो जाएगा अब तो। यूनिटरी लगानी है। 1000 अपॉन 58.5 की कॉस्ट है 7 रुपीज। तो 1 मोल की कितनी होगी, 7 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 58.5 अपॉन 1000। और यहां पर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 342 अपॉन 1000। ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बहुत ज्यादा दिख रही है। वॉल्यूम दे रखा है ml में 135 इंटू 10⁻⁻7 ml एट एस टी पी पे है। तो 22 पॉइंट क्या लिखते हैं, 7, यानी 700 ml में है, इसलिए यहां पर ml यूज किया। तो ये मोल्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। Polythene can be prepared by CaC2 by the following sequence of reaction. पॉलीथीन जो है CaC2 की रिएक्शन हो रही है, उससे एसिटिलीन बन रही है, C2H2 एसिटाइलिन या एसिटिलीन जिसे कह सकते हो। एसिटिलीन से C2H4 इथीन बन रही है, और इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। बेसिकली ये C2H4O ऐसे बनता है, CH डबल बॉन्ड, ये C2H4 है। ये क्या है, C2H4।
और इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो एक डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ऐसे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ये रिपीटिंग यूनिट की तरह हो गया, रिपीटिंग यूनिट की तरह पॉलीमराइजेशन हो गया। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ ऐसे कंबाइन होता जाएगा। तो इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। खैर ये अलग, उससे कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पता हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है, राइट। अब यहां पर क्या करना है, द मास ऑफ किलोग्राम ऑफ पॉलीथीन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 20 किलोग्राम ऑफ CaC2। सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसके अगर x मोल्स हैं, x मोल से इसके भी x मोल ही बनेंगे, इसके x मोल से वापस इसके x मोल्स बनेंगे, और इसके x मोल से इसके x बाई n मोल्स बनेंगे, x बाई n मोल्स बनेंगे। और इसके x बाई n मोल्स का मास ऑफ C2H4n, जिसे हम कह रहे हैं पॉलीथीन, तो वो कितना हो जाएगा, x बाई एन, तो इसके मोल्स है मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलिकुलर मास, तो 28 इन n, तो इसका मोलिकुलर मास कितना है 28n, तो ये n से n कैंसिल, तो 28x, जहां पर x क्या है CaC2 के मोल्स। अब आपको CaC2 के मोल्स निकालने, CaC2 के मोल्स कितने हो गए 20 किलोग्राम, 20,000। CaC2 का मोलिकुलर मास, कैल्शियम का 40 दे रखा है, कार्बन का आप सबको पता है, तो 24 40 यानी 64। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। चलो अब पेपर से रिलेटेड बातें खत्म हो गई, कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चल गए। अब वो किलोग्राम ग्राम वो आप देख लेना। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। बहुत सारे किए हुए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा, मॉलिक्यूलर नहीं पूछा। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है इसकी 30, ओहो इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, यानी यहां वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 यूज होगा, क्योंकि यहां पर वेपर डेंसिटी इज विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो यही क्या हो गई वेपर डेंसिटी। ये ऐसे भी समझ सकते हो, अगर गलती कर रहे हो, अगर आप इसको डबल कर रहे हो, तो इसका मोलिकुलर मास है 44, वाटर वेपर का है 18, तो एम एवरेज तो इसी के बीच में आएगा, एम एवरेज इसी के बीच में आएगा। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो एम एवरेज हो जाता है 60, जो कि हो ही नहीं सकता, 60 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 44 है ये 18 है, तो एम एवरेज तो इसी के बीच में आएगा, एम एवरेज इसी के बीच में आएगा। मजेदार क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो या कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अच्छा, किसी ने अच्छा पूछा बेटा, ये परसेंटेज मेंशन तो होना चाहिए, देखो नो डाउट कि ये परसेंटेज कौन सा है, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि ये परसेंटेज बाय मोल तो नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज बाय मोल होता तो फिर यही आंसर हो जाता।
तो ये परसेंटेज बाय सब मास ही है जो कि यहां मेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको परसेंटेज बाय मोल मान के किया तो एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको परसेंटेज बाय मोल मान लूंगा तो कार्बन के मोल ज्यादा और हाइड्रोजन के कम, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा और हाइड्रोजन कम आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब ही ये परसेंटेज बाय मास है, बट मेंशन होना चाहिए कि ये कौन सा परसेंटेज है। तो यहां पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना हो गया 30। अब आपको परसेंटेज निकालना है। CO2 H2O एवरेज कितना आ रहा है, एम एवरेज कितना आ रहा है इसका 30। तो CO2 का परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल CO2 इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस, इसका 18 इसका 44, तो ये डिफरेंस आ गया 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना हो गया 24, राइट। 24 नहीं 16, 16 इंटू 100, तो ये हो गया 3/4। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सॉरी 16 नहीं आएगा, 26 आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 16, 16 नहीं 26। हाँ, अब इसको सॉल्व करना होगा। ऋषभ क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि किसी में माइनस मार्किंग है और किसी में नहीं है, ऐसा कुछ होगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आ रहा होगा। किलोग्राम में, यहां से ग्राम में आएगा, ये एक्स की वैल्यू है, तो 28 इंटू 20 किलोग्राम में चाहिए तो वापस 1000 हटा दो अपॉन 64। 8.75 बॉम्बे आंसर आ रहा है। कुछ भी बोलते हो यार, जबरदस्ती टाइम खराब करवाते हो। चलिए, ये एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, मोललिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोललिटी सल्फ्यूरिक एसिड की निकालनी है, तो पानी का मोल, पानी के मोल 0.85, तो H2SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.15। तो मोललिटी H2SO4 के मोल्स 0.15, वाटर का मास 0.85 इंटू 18, ये ग्राम में है इसीलिए 1000। ये मोल्स है पानी के, मास 0.85 इंटू 18 ग्राम। ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट का मास, ये सॉल्यूट के मोल्स, इससे मोललिटी निकाल सकते हैं। ये ये क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव वाले। उसके बाद 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो मैं देखता हूं नेगेटिव मार्किंग वाला क्या सीन है। एक जैसे ही होगा, एक जैसे ही होगा सब में। जेई मेंस में पैटर्न ही होगा, वो तो नेगेटिव होता है जेई मेंस में, तो यहाँ पे जैसा जेई मेंस में होता है वैसे ही होगा। चलो वो बात देख लें, एक जैसा होगा। चलिए, मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
किया आप लोगों ने ये या छोड़ दिए? क्योंकि इसमें 10 में से 5 ही करने होते हैं। इसमें से देखो 10 से 5 ही करने होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, जनता को लगता है जो आसान है वो करो, तो फिजिकल वाले छोड़ देते हैं। खैर वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी तो बाद में करो, आदत डालो। तो N2 और O2 का मिक्सचर है जिसमें 60% N2 है। अब मिक्सचर में कितने मोल्स है वो नहीं पता, बट ये पता है कि N2 उसमें से कितने मोल्स है, 60%। पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखो, लेट टोटल मोल्स X मान लो, टोटल मोल्स, लेट टोटल मोल्स X। तो नाइट्रोजन के हो जाएंगे 0.6x, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 0.4x। साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन लिमिटिंग, तो ऑक्सीजन यहां पर लिमिटिंग है, ये हो गई 0। 0.4 के साथ 0.2 रिएक्ट करेंगे तो 0.4x बच जाएगा, और 0.4 से इसके कितने बनेंगे, 0.2x। 0.2x मोल्स का मास कितना हो जाएगा, 32 प्लस 14 46, और ये हमें कितना दे रखा है, 92। तो x इक्वल्स टू ये 2, यानी 2 डिवाइड बाय, तो x इक्वल्स टू 10। यही आ रहा है क्या आंसर? हम्म। तो x की वैल्यू आ गई 10, तो इनिशियली इसके कितने मोल्स होंगे, 0.6x, यानी इसके 6 मोल्स हो गए। हाँ हाँ हाँ। कुमोद पूछ रहा है कि सर 0.6 और 0.4 कैसा है? बेटा ये 60% क्या दे रखा है, फिर क्या पूछते हो यार? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी भाई। ये 2 टाइम्स आएगा, यहाँ बैलेंसिंग गड़बड़ है, तो ये 0.4 से 0.4 ही आएगा। तो ये आंसर यहां पर 2, तो x इक्वस टू 5 है। नेक्स्ट। ऋषभ, टेस्ट में टाइम कैसे मैनेज करे? वो धीरे धीरे सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। मेहनत करते रहो, होमवर्क करते रहो, सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये परसेंटेज यील्ड का एक क्वेश्चन है, परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन है। 340 ग्राम मिक्सचर है जो N2 और H2 का, इन देयर स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, तो यानी इनके मोल्स किस रेशियो में होने चाहिए, 1:3 के रेशियो में होने चाहिए। और इससे क्या बन रही, अमोनिया, तो 1:3 के रेशियो में, यानी 28 ग्राम। और इसके कितने, इसके 1 मोल है तो इसके 3 मोल्स है, तो 1 मोल तो इसके 3 मोल। इसके 1 मोल का मास 28 ग्राम, इसके 3 मोल्स का मास 6 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 34 ग्राम। तो 34 ग्राम में ये इतना है, तो 340 ग्राम में ये होगा 280 ग्राम, और ये होगा 60 ग्राम। 10 टाइम्स कर दिया ये स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में, यानी इसके 10 मोल और इसके 30 मोल, इसके 10 मोल और इसके 30 मोल। लेकिन 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो 10 मोल से आइडियली बनने चाहिए 20 मोल, लेकिन रिएक्शन की यील्ड है 20%, तो इसका 20% यानी 0.2 यानी कितना हो जाएगा, 4 मोल्स।
मास पूछा है लेकिन उन्होंने मोल्स नहीं पूछे हैं, ये और ध्यान रखना। जल्दबाजी में क्या होता है, अच्छा 4 मोल्स आंसर टिक कर दो, नहीं 4 नहीं, मास पूछा है जो कि कितना हो जाएगा 68। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 1। मोलरिटी निकालनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। बिल्कुल सही, इसका आंसर 68 आ जाएगा। और ये एक और क्वेश्चन है जिस तरह के बहुत सारे हमने किए हुए हैं। 20% W/W है, मोलिकुलर वेट 250 है, इसकी आपको मोलरिटी निकालनी है कैपिटल M। परसेंटेज W/W दे रखा है, परसेंटेज W/W से मोलरिटी निकालनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। शिवम वापस से करो, प्रैक्टिस करते रहो, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो, एक बार में मत सोचो। एक और चीज मैं बता दूं अब आप लोगों को, अब आप लोगों को बहुतों को मान लो पेपर दिया है, किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किसी के कम अच्छे आ रहे हैं, किसी के खराब भी बोल सकते हो। क्या करना है, क्या करें, जिसके खराब आ रहे हैं क्या करना है, जिसके अच्छे आ रहे हैं और क्या अच्छा करना है। तो देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी भी बहुतों के दिमाग में ये है कि यार शीट को एक बार कर लिया तो टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये गलत थॉट है। एक बार शीट को करने से भी टेस्ट में अच्छी तरह अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जब तक आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी मेरे से शीट से क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, इसका मतलब आपको डिस्कशन, आपको और रिवीजन करना है, आपको और रिवीजन की जरूरत है। आप में से बहुत सारे शायद ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक बार भी शीट को ढंग से नहीं किया है, तो फिर अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे टेस्ट में मार्क्स आएंगे तो वो तो गलत बात है। आपके टेस्ट में मार्क्स तब आएंगे जब आप शीट्स को बार बार करोगे। ये लेवल जो था जेई मेंस लेवल था, तो देखिए इस पेपर का लेवल कम है, लेकिन जब यही जेई एडवांस का पेपर होगा तो उसका लेवल इससे टफ होगा, इससे टफ होगा। तो वहां पर यानी जेई मेंस, आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो O1 S1 के क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर जेई एडवांस की जब हम बात करेंगे तो O1 S1 तो होनी ही चाहिए, बट S2 O2 जेई एडवांस के क्वेश्चंस की भी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आपको 2 2 बार 3 3 बार 4 4 बार करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, तब जाके एग्जाम में आपके मार्क्स आने पड़ेंगे, यानी आपको याद हो जाने चाहिए। और आज आपने किए, 10 दिन बाद फिर से करो, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस ही वैसी डेवलप हो जाएगी। फिर अपने आप क्वेश्चन होने लगेंगे, स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली आप अपने आप क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जो ये सोच रहा है कि इसने आधी अधूरी शीट की, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं, जिसने एक बार शीट की सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं, जिसने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैं क्या करूं, जिसने एक बार आधा अधूरा रिवीजन किया मार्क्स नहीं आ रहे क्या करूं। तो बेटा वो तो नहीं आने थे, वो तो नहीं आने थे। इनफैक्ट तरीका ही यही है, होमवर्क अच्छी तरह से करो, क्लासेस अच्छी तरह से करो, शीट्स को कम से कम एक बार 2 बार वापस रिवाइज करो, तब जाके मार्क्स आने पर। और तब भी नहीं आ रहे हैं तब हम जरूर पूछे बात करेंगे कि यार अब क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करो कि यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने किए हैं या नहीं किए हैं, क्या ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं या नहीं किए। इसकी कैटेगरी देखो, क्या हमने स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन किए या नहीं किए, क्या परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन किए या नहीं किए, इनको रिलेट करने की कोशिश करो। यहां पर गड़बड़ क्या हो गई, बैलेंसिंग की या नहीं की, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए। जैसे ये क्वेश्चन था, हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में दे रखा था, क्या यह हमें याद है या नहीं है, ये हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि इस तरह से हमें। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, गलत डायरेक्शन में कभी मत जाओ। अभी इस पेपर में ये बिल्कुल मत पूछो कि सर कितने मार्क्स आने चाहिए। इस पेपर में कितने मार्क्स आने चाहिए, ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। अच्छा बताओ, जेई में कितने मार्क्स चाहते हो? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, जेई का जो 300 मार्क्स का पेपर होता है, ये क्या हो गया? वेट वेट वेट। हाँ, तो अब आप सोचिए कि जेई के अंदर 300 मार्क्स का पेपर होता है। जेई मेंस में 250 मार्क्स भी आते हैं, 200 भी आते हैं, 150 भी आते हैं, बहुत सारे मार्क्स। तो अब आप ये सोचिए कि मैं किस मार्क्स को अच्छा बोलूं। जो चाहता है कि नहीं सर मेरी रैंक तो अंडर 100 आए, तो उसके लिए अलग आंसर है। जिसकी रैंक अंडर 1000 रैंक चाहता है, उसके लिए अलग आंसर है। जब आपको पता है तो मार्क्स उतने आने चाहिए। आपको पता है ये रैंक है, आपके जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट कर लो। ये बता सकता हूं कि जेई मेंस में अगर आपको 10,000 के अंदर रैंक लानी है तो आपके मार्क्स 200 से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपको 10,000 के अंदर रैंक लानी है तो आपके मार्क्स 200 से ज्यादा होने चाहिए। अब खुद डिसाइड कर लो कि कौन से मार्क्स अच्छे। अब आपको रैंक क्या चाहिए, क्योंकि वो सारा एनालिसिस हर जगह मिलता है। 150 मार्क्स पर कितनी रैंक आ रही है, 200 मार्क्स पर कितनी रैंक आ रही है, एवरेज कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट नियर बाय आपको पता है 150 मार्क्स पर लगभग क्या रैंक आती है, 200 पर क्या आती है। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रैंक आ जाएगी। अब आप चाहते हो कि आपकी रैंक और अच्छी आए तो और मेहनत करो, और अच्छी रैंक आए तो और चाहिए। आर्यन, ये क्या लिख रहे हो? उससे क्या प्रॉब्लम है? स्टार बेच का पेपर था और 1 से 4 सफलता वाला, तो ठीक है। अगर 1000 के अंदर रैंक चाहिए तो देखो, जेई मेंस में परसेंटेज बहुत ऊपर जाती है। जेई मेंस में अगर आपको 1000 के अंदर रैंक चाहिए तो मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 260 के आसपास चाहिए। 260 250 के मार्क्स रैंक आसपास मार्क्स चाहिए, तब जाके जेई मेंस में अंडर 1000 रैंक आएगी। 10,000 के लिए 210 मार्क्स के आसपास। और यही जेई एडवांस की बात करें, यानी परसेंटेज 70% मार्क्स लाओगे तो जेई मेंस में 10,000 रैंक आएगी। और यही 10,000 रैंक लाने के लिए जेई एडवांस में 25 से 30% मार्क्स चाहिए। यानी जेई एडवांस में 30% मार्क्स आ गए, 10,000 रैंक आ जाएगी। जेई मेंस में 70% मार्क्स लाओगे तो 10,000 रैंक आएगी। चलो जी। सर कैन वी क्लियर एनएसईसी विद जस्ट क्लास 11th सिलेबस? नहीं बेटा, निकेश के 11th क्लास के सिलेबस से एनएसईसी कवर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो 12th के भी आते हैं। एनएसईसी के लिए पूरा सिलेबस होना चाहिए 11th और 12th का, तब जाके आप एनएसईसी दे पाओगे। तो एनएसईसी क्लियर कर पाओगे तो बेटर चांस है वो 12th के साथ दो। 11th में तो चैप्टर कोर्स ही पूरा नहीं होता। मेरे 226 मार्क्स आए। रक्षित देख लो, अब उसके अकॉर्डिंग डेटा देखना पड़ेगा बेटा। इतना डेटा मुझे भी नहीं आता। नॉर्मल ये याद है कि 210 मार्क्स के आसपास अगर आ रहे हैं एवरेज, तो
जेई मेंस में 10,000 रैंक आएगी। अब वो 226 मार्क्स पे कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा। पेपर की हार्ड कॉपी और इसके बारे में अभी मुझे आइडिया नहीं है, हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्कशन हो गया टेस्ट पेपर का, ठीक है। अविरल, कोई थ्योरी बुक नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्लासेस अटेंड करो, शीट को सॉल्व करो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई मार्केट में थ्योरी बुक अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिस जो करनी है जो शीट्स में दे रहा हूं उनसे प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑप्शन यही है। वेयर टू गेट क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडे टेस्ट, देखना पड़ेगा बेटा यस्टरडे टेस्ट के क्वेश्चंस वापस कहाँ से मिल रहे हैं। हो सकता है ऐप में मिल रहे हो, बट मुझे अभी नहीं पता। कल तो पेपर हुआ था तो उस टाइम पर तो क्वेश्चंस अवेलेबल थे, अभी आप वापस उनको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो वो देखेंगे। वहां पर पेपर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, होमवर्क क्या दिया था आप बताओ। पहले तो लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था मैंने और कहा था कि टेस्ट पेपर के बाद करके आना, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या था होमवर्क, मैंने शायद कुछ फोटो भी खींची थी। हम्म। 22 से 25, 17 से 16, 17 से 26 सॉरी, और 7, 8, 9, 11, 13, 14, O2 में, O1 में और S1 में। O1 में डाउट्स बोलिए। वेरी गुड ऋषित। O1 में डाउट्स 22 क्लास में कर चुके हैं बेटा, क्लास में करवा दिया मैंने। HCl और H2SO4 वाला ही क्वेश्चन किया था। ट्वेंटी थ्री भी नहीं बता रहा हूं, 24 भी नहीं बता रहा हूं। ट्वेंटी फाइव जरूर बता देता हूं। 25 इक्वल वॉल्यूम में मान लेते हैं, दो HCl का भी 100 ml और NaOH का भी 100 ml, दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लिया। ये है 10% V/V और ये भी 10% V/V, यानी 10 ml HCl और यहां पर भी 10 ml NaOH। लेकिन इस हमें तो मास चाहिए, वॉल्यूम से मास निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई, तो 10 ml इंटू डेंसिटी, और इसके लिए भी
10 ml, ये HCl की डेंसिटी और ये NaOH की डेंसिटी। क्वेश्चन में दे रखा है कि NaOH की डेंसिटी HCl से 1.5 टाइम्स है, तो ये 1 ले लेते हैं तो 10 ग्राम, ये 1.5 ले लेते हैं तो 15 ग्राम। इसकी डेंसिटी 1 तो इसकी डेंसिटी हो गई 1.5, 15 ग्राम। अब क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। तो इसको किससे डिवाइड करूं? 36.5 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 40 से। किसके मोल्स ज्यादा आ रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है यहां पर मोल्स ज्यादा है, यानी NaOH के मोल्स ज्यादा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। दिशिक का प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चंस की वापस से करो जो शीट में है। हार्ड कॉपी ऑफ शीट्स चाहिए, तो उसकी तैयारी चल रही है बेटा। 36.5 कैसे आया अब नहीं बता सकता। ये 36.5 कैसे आया? पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने आया बेटा। चलिए कुंदन, अभी S1 और O1 तो पहले डिस्कस करो। S1 में बोलिए डाउट्स 17 से लेके 26 तक। 17 से लेके 26 तक S1 में देखो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा करो यार, इधर उधर के कोई कमेंट ना लिखे। मन में आया जिसका जो को भी कुछ भी पूछता रहता है। जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं तो ऋषभ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ऋषभ, जब डिस्कशन ये चल रहा है तो क्यों इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो कि इससे कनेक्टेड नहीं है? जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं करना है, फालतू के क्वेश्चंस पूछने हैं, फर्जी काम करने हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई यहां पर राइट नाउ इंपॉर्टेंस नहीं है। अब वो अलग बात है, एक से ज्यादा ऋषभ हो सकते हैं। चलिए 17 से लेके 26 तक डाउट्स बोलिए S1 में, ये हो गया। अब S1 की बात कर रहा हूं 17 से लेके 26 तक। एटीन भी दिख रहा है, 19 में भी डाउट दिख रहा है, 20 में भी डाउट दिख रहा है। सेवनटीन क्वेश्चन नहीं बता रहा। देखो यार, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे 19 ले लो, चाहे 18 ले लो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, लास्ट टाइम हमने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। HNO3 का सॉल्यूशन है 50 ml, जिसकी कंसंट्रेशन है 69.8% W/V। इसमें कितना वाटर मिक्स किया जाए? इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि फाइनली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाए? 20% W/V। अब आप सोचो ऐसे क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यहां से HNO3 का मास, यहां से HNO3 जीरो, यहां से HNO3 का मास लिखो, इक्वेशन बनाओ, हो जाएगा। अब वो इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि केवल यूनिटरी लगानी है। यहां 100 ml में 69.8 ग्राम, तो 50 ml में कितना होगा? यहां पर 100 ml में 20 ग्राम, तो 50 + V ml में कितना होगा? यूनिटरी लगाओ,
खत्म। वाटर का कंसंट्रेशन के, वाटर की कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, वो कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 50 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विथ वाटर, जिसका परसेंटेज है 69.8%, वो HNO3 का है। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर VML 2.2 m H2SO4 को पानी के साथ मिलाया जा रहा है 10 VML वाटर, लेकिन फाइनल वॉल्यूम जो है 2% कम हो गया, यानी 11 V होना चाहिए, लेकिन 2% कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो 0.98, ये फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम 11V नहीं है, कहा जा रहा है 2% कॉन्ट्रैक्शन यानी 0.98। तो यहां पर H2SO4 की मोलरिटी क्या होगी वो निकालना है। मान लो मोलरिटी X, फिर से मोल्स को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू V, यहां से H2SO4 0, यहां से मोलरिटी X, वॉल्यूम 11V इंटू 0.98। क्वेश्चन नंबर 21 में डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कब लेना चाहिए, तो उसमें 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो यहां पर सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन है, सॉल्यूट का मास पता है। क्वेश्चन नंबर 21 में सॉल्यूशन का मास नहीं पता है, इसीलिए फाइनल डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना उसके ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हां, अगर यहां पर जो दोनों सॉल्यूशन है NaCl के, अगर उनकी डेंसिटी दे रखी होती तो कहीं काम होता उसका। तो यहां पर तो कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम 700 ml और मोलरिटी 2m है, तो मोलरिटी तो वही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 2m ही रहेगा, वॉल्यूम 700 ml। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ 21, और वॉल्यूम भी 700 ml ही रहेगा क्योंकि जो है वही रहेगा। ट्वेंटी टू नहीं बता रहा हूं, 23 खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 24 में मिक्सिंग वाला कुछ है ही नहीं, एक के एक्स मोल मानो, दूसरे के वाई मोल मानो, सॉरी इक्विमोलर मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 24, एक के एक्स दूसरे के भी एक्स, एक्स मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl कितना रिएक्ट करेगा, वाई मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 अलग ही क्वेश्चन है। तीन लीटर बनाना है तो अब 3 लीटर, क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में 3 लीटर चाहिए, तो एक का x लीटर मान लो, दूसरे का 3 - x लीटर मान लो। आपको या V1 V2 दे रखा तो V1 V2 मान लो, एक का V1 दूसरे का V2, और फाइनल वॉल्यूम 3 लीटर है, तो V1/V2 का रेशियो निकालना है आप लोगों को। कोई हिंट नहीं है बेटा। प्रकाश, यमन, क्वेश्चन नंबर 22 पूरा क्वेश्चन ही हो तो क्लास में कर चुके हैं, अब हिंट से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को फिर से ढंग से करो,
देखो और फिर क्वेश्चन नंबर 22 करो। अब कोई हिंट नहीं है, लास्ट क्लास में हिंट नहीं, पूरे पूरे सॉल्यूशन दिए हैं, तो अब कोई हिंट नहीं बचा। तुम्हें लगता है कि लास्ट क्लास में सर ने कुछ और पढ़ाया और अब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं? नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हिंट ही थे, वो सारे क्वेश्चन ही थे जिनके पूरे पूरे सॉल्व किए हमने। तो अब क्या बचा उसमें? कुछ अलग से नहीं बचा, अब खुद तुम्हें करना है। अगर इतना लास्ट क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर 22 में हिंट की जरूरत पड़ रही तो कोई मतलब नहीं है। डन। सारे आंसर सही है कार्तिकेय। तुम्हारा आंसर बताया करो, किसी को भी लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है? अच्छा, कोई कह रहा कि सर आप इतने इजी क्वेश्चन करवाते हो और टेस्ट में टफ क्वेश्चन देते हो। बेटा तुम्हें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। समझ में आया? तुमने अभी कभी शीट की नहीं है, जो तुम्हें पता ही नहीं कि कौन से टफ क्वेश्चन है और कौन से सिंपल। और दूसरा, जब मैं क्लास में करवा रहा हूं ना, तो मेरे कारण वो तुम्हें आसान लग रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में दे दूं ना, तो हवा भी नहीं लगेगी। चलो जी, कोई नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स है। हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी डिस्कस की, मिक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की, डाइल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस की। उसी में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या मतलब है इसका, वो देखते हैं। ये जो परोक्साइड है H2O2, इसको कहता है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड इसका नाम है। और ये इसका पर्पस क्या है? ये हाइड्रोजन परोक्साइड जो होता है, ये इतना स्टेबल नहीं होता। इवन अगर ये हाइड्रोजन परोक्साइड की बोतल आपके पास है जिसमें हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन, और इस बोतल को आपने ओपनली छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है H2O में। लिक्विड या एक्वस जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो यहां पर। प्लस O2, ऑक्सीजन गैस निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स निकलते हैं, वो वापस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर O2 बना लेते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस और H2O लिक्विड। तो ये ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस होती है, और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना, ये ब्लीचिंग का काम करती है। O2 नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, O2 छोड़ दिया। ये जो ऑक्सीजन यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, ये ब्लीचिंग का काम करती है। ब्लीच करना, ब्लीचिंग। जैसे आप कभी डेंटिस्ट के पास जाओगे, अगर आपके येलोइश टीथ है, तो डेंटिस्ट आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सॉल्यूशन देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करने पर ब्लीचिंग हो जाती है। इवन हेयर्स को ब्लीच करने में भी यह पेरोक्साइड यूज होता है। आजकल अलग अलग कलर के, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर के जब हेयर कलरिंग आप करते हो, तो हेयर कलरिंग से पहले ब्लीच करना पड़ता है। यार अलग अलग और भी सब्सटेंस है, केवल H2O2 नहीं, और भी सब्सटेंस यूज होते हैं, बट ब्लीचिंग, ब्लीच करने के लिए ये पेरोक्साइड यूज होता है। वाइटनिंग, दांतों को साफ करने के लिए, वाइट करने के लिए भी ये पेरोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंस है H2O2 की, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो H2O2 आपको क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन हमारे काम की है। अब जब आप मार्केट में पेरोक्साइड खरीदने जाते हो, मार्केट में जब हम पेरोक्साइड खरीदने जाते हैं, तो देखो, एक तो ये प्योर नहीं होता, सॉल्यूशन होता है। तो जो इसकी बोतल है, इस पर लेबलिंग आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो आप मार्केट में H2O2 पेरोक्साइड खरीदने गए, उस पर लेबलिंग कुछ ऐसे करती, 2M H2O2, 2M H2O2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें H2O2 के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। ये इसका मतलब हुआ, अगर 1 लीटर बोतल है तो उसमें H2O2 के 2 मोल्स होंगे। लेकिन
ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन की अमाउंट पता चल जाए। अगर हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी पता चल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब होता क्या है, नॉर्मली ये जो पेरोक्साइड है ये कौन यूज कर रहा है? इवन आप कह सकते हो बालों को ब्लीच करने वाले भी इसको यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको मोलरिटी का आइडिया ना हो। तो ज्यादा अच्छा है कि इसकी बोतल पर हम लेबलिंग ही ऐसे करें जिससे हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन की क्वांटिटी पता चल जाए कि यार इससे कितनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी। रादर देन H2O2 हमें किसकी अमाउंट पता चल जाए, ऑक्सीजन की अमाउंट पता चल जाए। तो इसकी बोतल पर लेबलिंग जो है कुछ अलग तरह से भी की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कौन किस तरह से लेबलिंग करता है, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी। उनकी इच्छा है कि वो किस तरह की लेबलिंग करना चाहते हैं। वो चाहे तो मोलरिटी लिखें, वो चाहे तो मोल फ्रैक्शन लिखें, वो चाहे तो मोलरिटी लिखें। बट एक और ऑप्शन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ, जैसे इसकी जगह लेबलिंग ऐसे भी हो सकती है कुछ 20 VH2O2, 20 VH2O2, वी को रीड किया जाता है 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट STP by the complete decomposition of H2O2 present in 1 liter solution। H2O2 present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो H2O2 प्रेजेंट है, अगर वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो कितनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी, कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। वॉल्यूम ऑफ O2, यहां एक और चीज लिख दो, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे, यानी अगर किसी बॉटल पर लेबलिंग है, अगर किसी बॉटल पर लेबलिंग है 20 VH2O2, इसका मतलब यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन से हमें ऑक्सीजन कितने लीटर मिलने वाली है, 20 लीटर ऑक्सीजन एट STP, 20 लीटर ऑक्सीजन एट STP। हाँ, बहुतों को ये लगता है सर 1 लीटर से 20 लीटर कैसे बन जाएगा सर, ये कोई जादू है क्या, वॉल्यूम बढ़ गया। अरे भाई, वो 1 लीटर सॉल्यूशन है और ये गैस है, ये गैस का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन है, लिक्विड है। जब लिक्विड से गैस बनती है तो वॉल्यूम तो बढ़ता ही है। लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इसलिए यहां पर वो चेंजेस आ सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन से 20 लीटर, अगर 10V लिखा हुआ है, 10 VH2O2, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन से ऑक्सीजन कितने लीटर मिलेगी, 10 लीटर ऑक्सीजन एट STP। ये हमेशा STP वर्ड बोलोगे क्योंकि ये तो लिक्विड है, इसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर से डिफरेंस नहीं आ रहा। बट ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम किस कंडीशन पर मिल रहा है, STP। अब आप चाहो तो मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स निकालना है तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 22.7 लीटर से। तो हमें क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। 1 लीटर से 20V लिखा हुआ है तो 20 लीटर, 10V लिखा हुआ है तो 10 लीटर, 5V लिखा हुआ है तो 5 लीटर। ऋषभ, ये टर्म केवल H2O2 के लिए ही डिफाइन होगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये टर्म केवल H2O2 के लिए ही डिफाइन होती है, हर किसी के लिए डिफाइन नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं, ये टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म है जो कि केवल H2O2 के लिए यूज होगी, हर किसी के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। मोलरिटी हर किसी के लिए यूज होगी, मोललिटी हर किसी के लिए यूज होगी, मोल फ्रैक्शन हर किसी के लिए यूज होगा, बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 केवल इसी के लिए ही यूज होगा। हर्षित या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नया नया एनरोलमेंट किया है, ये चैप्टर अबाउट टू फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
यानी आज मंडे है, फ्राइडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोस्टली। तब आप वापस लाइव अटेंड करो। उससे पहले तक जल्दी से जल्दी अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मोल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म के, उन लेक्चर्स को देखो, उनसे रिलेटेड होमवर्क करो। अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ लो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है? अब मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 4m H2O2 सॉल्यूशन। एक H2O2 सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है और हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन से कितने लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो H2O2 के कितने मोल्स हो जाएंगे? H2O2 के कितने मोल्स हो जाएंगे? 4 मोल्स। और इसके 4 मोल्स से ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 2 से 1, तो 4 से 2 मोल्स। इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे और 2 मोल्स का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना हो जाएगा? 22.7 लीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। लेकिन अब एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ये तो चलो हमेशा तो ऐसा कर ही सकते हैं, बट सोचो अगर मोलरिटी एक्स होती तो 1 लीटर में एक्स मोल, 1 लीटर में एक्स मोल्स, इसको एक्स मान लेता हूं। ये जो मोलरिटी है इसको क्या मान लेता हूं? एक्स। तो एक्स मोलरिटी यानी 1 लीटर में जो मोलरिटी है वही मोल्स है। तो इसके एक्स मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे? x/2। और x/2 से वॉल्यूम कितना आएगा? यानी यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? x/2 इंटू 22.7 लीटर। ये क्या हो गई? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये क्या हो गई? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जहां पर x क्या है? मोलरिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 11.35। और ये फिक्स है फॉर्मूला, यानी मोलरिटी को 11.35 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलरिटी को 11.35 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या पता चल जाएगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बेटा नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो इससे रिलेटेड नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट चैप्टर से आप लाइव आ सकते हो, रोहित या बाकी के स्टूडेंट से, और धीरे 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 बैकलॉग कवर करो और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हो। जो ये पूछ रहे हैं कि 22.7 क्या है, क्या बोलूं उनको मैं? बहुत दुख होता है ये क्वेश्चंस देख के, जिन्हें ये नहीं पता कि 22.7 क्या है। सॉरी टू से, मुझे भी ये क्वेश्चन देख के बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार, फ्राइडे को भी नहीं होगा। सॉरी नेक्स्ट चैप्टर फ्राइडे को भी नहीं होगा। मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर मोस्टली हमारा मंडे या नेक्स्ट वेंसडे, एक बीच में छोटा सा पार्ट हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट चैप्टर मे बी मंडे और मे बी नेक्स्ट वेडनेसडे। बेटा पुराने लेक्चर्स देखो, अगर जिसको ये नहीं पता 22.7 क्या है, मतलब आप यूं मान के चलो कि जो ये पूछना 22.7 क्या है, तो शायद
उनको यही नहीं पता कि जैसे नॉर्मल है कोई, मैं अभी एक वर्ड बोल दूं पिज्ज़ा बर्गर, तो ये आएगा सर पिज़्ज़ा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, आइसक्रीम क्या होती है, दाल क्या होती है, उन्हें ये पता ही नहीं है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये तो हर जगह आता है 22.7। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू एम इंटू 11.35। यानी अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है, मोलरिटी निकालनी, तो 11.35 से डिवाइड कर दो, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कुंदन कह रहा है कि सर ऐसे नाम मत लो सर, पिज्ज़ा बर्गर, भूख लगने लगती है। बात तो खैर सही है तुम्हारी यार, नहीं बात तो तुम्हारी सही है, कभी कभी क्या ना एग्जाम्पल गलत आ जाता है यार। बेटा जब आएगा तब सब पता चल जाएगा ना। अभी ये पढ़ाते पढ़ाते बताऊं कि बराक ओबामा कौन था, कोई ये भी लिख के पूछो सर हु इज ट्रम्प, हु इज पुतिन, वो भी बता देता हूँ। हम्म? सचिन तेंदुलकर कौन था वो भी बता दूं अभी। क्या फर्क पड़ता है, जो इससे कनेक्टेड नहीं है वो भी क्वेश्चन तो तुम पूछ ही सकते हो, तो मैं बता ही सकता हूँ। चल क्या रहा होता है और कोई आदमी कुछ भी पूछने लगता है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई क्वेश्चन आ जाता है, अरे भाई इतना डिस्ट्रैक्ट होगे तो कैसे काम चलेगा, फोकस करो। याद है एक स्टोरी सबने सुनी होगी, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या पूछा था, या उस टाइम पर बहुतों से, क्या दिख रहा है तुम्हें, केवल आईज दिखनी चाहिए, जहां तीर लगाना वही दिखना चाहिए। किसी को पूरा पेड़ दिख रहा था, किसी को पेड़ के आसपास उस पर शायद आम दिख रहे थे, पत्तियां दिख रही थी, आसमान दिख रहा था, केवल अर्जुन ही था जिसको केवल आंख दिख रही थी, क्योंकि वही उसका टारगेट था, वही उसका टारगेट था। तो जो आपका टारगेट है वही दिखना चाहिए, इधर उधर भटको मत। आर्यन बेटा, यहां जब डेफिनेशन लिखी उसमें एसटीपी लिखा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन ही किस पर होती है, एट एसटीपी। तो फाइनली फॉर्मूला ये याद रखो, मोलरिटी इंटू 11.35 इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और कहीं पर भी अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो पहला काम उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकाल लो, फिर मोलरिटी से मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन या बाकी के पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो, बाकी के पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो। तो और कुछ नहीं करना आपको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी, मोलरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या होगा, तो अगर मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्या फाइंड आउट करूंगा, मोलरिटी, और मोलरिटी से क्या फाइंड आउट करूंगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, या मोलरिटी से क्या फाइंड आउट करूंगा, मोलरिटी। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकाल लो, फिर जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की कोई यूनिट नहीं है बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से बस मोलरिटी निकाल लो, बात खत्म। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की कोई यूनिट नहीं है, बस ऐसे ही लिखा होता है 20 वी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दैट्स इट। जो भी यहां पर है 20 आगे वी लिखा दो, 10 वी, 20 वी, 30 वी, 40 वी, दैट्स इट। उससे मोलरिटी निकालो, यूनिट्स मोलरिटी की होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की कोई यूनिट नहीं है। राइट?
अच्छा ये बताओ, ये जनरल एक पार्ट था, यानी ये थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एक और कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, सुना ये वर्ड ओलियम? नेक्स्ट चैप्टर में अभी टाइम है, 2 लेक्चर कम से कम या 3 लेक्चर बाद स्टार्ट होगा। आइडियल गैस हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। H2S2O7, बिल्कुल सही कहा, बट इसको ऐसे देखो, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, इसको ये मिक्सचर है H2SO4 और SO3 का। बहुत बार इसको फिर ऐसे भी लिख देते हैं H2S2O7, H2 2 सल्फर, S2 7 ऑक्सीजन। बट ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, मिक्सचर बोलो। किसका मिक्सचर है? H2SO4 और SO3 का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं ओलियम। क्या बोला जाता है? ओलियम। अब ये जो ओलियम होता है ना, इसमें पानी डालने से पता क्या होता है? जब आप इसमें बाहर से पानी डालते हो तो इसके अंदर जो ये SO3 है, SO3 की पानी के साथ रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है? H2SO4। यानी इस ओलियम में जब पानी मिक्स किया जाता है तो इसके अंदर जो SO3 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? H2SO4। यानी कुछ H2SO4 तो यहां पहले से है, कुछ H2SO4 और बन जाता है। किसकी रिएक्शन के कारण? SO3 और H2O की रिएक्शन के कारण कुछ और H2SO4 बन जाता है। तो अब जब आप मार्केट में H2SO4 परचेज करने जाते हो ना, तो वहां पर H2SO4 जो मिलता है ना, वो प्योर नहीं मिलता, वो ओलियम मिलता है। यानी मार्केट में जब हम H2SO4 परचेज करने जाते हैं तो ओलियम मिलता है, मतलब वो प्योर H2SO4 नहीं होता, उसमें कुछ SO3 भी होती है। यानी एक तरह से कह सकते हो मिलावट होती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये मिलावट अच्छी मिलावट है। SO3 जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसका कारण यह है कि इसमें जब आप H2O डालोगे तो और H2SO4 बन जाएगा, तो जो अल्टीमेटली H2SO4 मिलेगा वो और ज्यादा होगा। बस आपको थोड़ा पानी और डालना है। तो ये अच्छी मिलावट है, यानी जितनी SO3 ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। तो अब जब आप मार्केट में ओलियम परचेस कर रहे हो, यानी H2SO4 परचेस करने जाते हो ना, तो उस पर इस तरह की लेबलिंग होती है। 109% या तो लिखा होता ओलियम या 109% H2SO4, ऐसे लिखा होता है। अब ये परसेंटेज जब 100 से ज्यादा, इसका क्या मतलब हुआ? इसे बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, जो कि 100 से हमेशा ज्यादा होगी, 100 से कम कभी नहीं होगी, 100 से हमेशा ज्यादा होगी। क्वेश्चन आता है इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रीड करें? अब मैं इसका मतलब बता रहा हूं, इस परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये जो परसेंटेज लेबलिंग होती है, परसेंटेज लेबलिंग इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4 obtained by 100 gram oleum when it is mixed with sufficient water। when it is mixed with sufficient water, यानी 100 ग्राम ओलियम में जब आप पानी डालोगे
तो उससे कितना H2SO4 फाइनली आपके पास आता है। मान लो 100 ग्राम ओलियम था, उसमें मैंने सफिशिएंट वाटर मिलाया, अब मेरे पास 110 ग्राम H2SO4 है, तो परसेंटेज लेबलिंग 110% हो जाएगी। अगर 100 ग्राम ओलियम में पानी डालने के बाद H2SO4 115 ग्राम है, तो परसेंटेज लेबलिंग 115% हो जाएगी। अगर 100 ग्राम ओलियम में पानी डालने के बाद H2SO4 का मास 120 ग्राम है, तो परसेंटेज लेबलिंग 120% हो जाएगी। यानी कितना H2SO4 मिलता है 100 ग्राम ओलियम से, इसको अंडरलाइन कर लेना, 100 ग्राम ओलियम से कितना H2SO4 मिलेगा, वो उसकी परसेंटेज लेबलिंग होगी। मतलब अगर परसेंटेज लेबलिंग 109% है, परसेंटेज लेबलिंग 109% है, इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम से आपको H2SO4 कितना मिल रहा है, 100 ग्राम ओलियम से H2SO4 कितना मिलेगा, 109 ग्राम H2SO4। लेकिन कब, जब आप इसमें क्या मिक्स करोगे, पानी मिक्स करोगे। 120% अगर ओलियम है, इसका क्या मतलब हुआ, 100 ग्राम ओलियम से आपको कितना H2SO4 मिलेगा, 120 ग्राम H2SO4 मिलेगा। जब आप इसमें क्या मिला दोगे, पानी मिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वाटर रिएक्ट करके और H2SO4 बना रहा है, और H2SO4 बना रहा है। तो ये मतलब पहले समझ में आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी है, बट इसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। कितना H2SO4 मिलेगा, ध्यान रखना, 100 ग्राम है तो 109 ग्राम, अगर 200 ग्राम है तो 218 ग्राम, 300 ग्राम है तो 327 ग्राम, अगर 1 किलोग्राम है यानी 1000 ग्राम है तो 1090 ग्राम। फिर से वही यूनिटरी लगानी होगी। तो ये 100 ग्राम से है, ये ध्यान रखना। बट इस पर क्वेश्चंस और क्या बनेंगे वो आज नहीं, फिर वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। होमवर्क क्या है, तो एक तो जो O2 के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। O2 के बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। O1 में 26, 27, S1 में 27, 28, ये सब परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर है। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन है। O2 जो लास्ट क्लास में दिया था वो हम करेंगे ही करेंगे, लास्ट क्लास वाला, फ्रॉम लास्ट क्लास। चलिए इतना ही होमवर्क है, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। दीपिका वो वाली बात में कि H2O कम होगा तो क्या होगा, H2O अभी तो सफिशियंट है तब की बात है। ओलियम मतलब मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3, ऐसे सोचो। H2H2O7 को भी बोलते हैं और मिक्सचर को भी ओलियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अभी नहीं स्टार्ट होगा, 3 लेक्चर कम से कम भी और लगेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। आइडियल गैस विल बी दी नेक्स्ट चैप्टर। आइडियल गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर विल बी दी नेक्स्ट चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइडियल और रियल। ठीक है जी। मैं आईपीएल बहुत कम देखता हूँ यार, अब मजा नहीं आता, तो ज्यादा नहीं देखता। मैं कभी कभी देखता हूँ, कोई फेवरेट टीम नहीं है, थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। ज्यादा मजा तो वर्ल्ड कप और उसी में आता है। अच्छी बॉलिंग हो, अच्छे पिचेस हो, तब ज्यादा मजा आता है। अभी तो हर कोई 6 6 नॉन स्टॉप चलते रहते, तो इतना मजा नहीं आता। हम्म। चलिए जी, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।